हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस क्लासेस। और आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो करीब 15 क्वेश्चंस हैं और ये 15 क्वेश्चंस वो हैं जो सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधा क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 2 मार्क में, 3 मार्क में भी आ सकता है और 5 मार्क में भी आ सकता है। वहां पर आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो हमने इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। इसको और तरीकों से भी पूछा जा सकता है, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एक्टिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे। पहले हमने क्या किया, हमने सेक्टर को डिफाइन किया कि सेक्टर होते क्या है। तो बेसिकली सेक्टर क्या होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जब हम ग्रुप बना देते हैं तो उसे ही हम क्या कह देते हैं, सेक्टर, है ना। सो पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। सो one way of understanding these activities is to group them and classify them using some important criteria। ठीक है, these groups, है ना, देखना एक्टिविटीज के ग्रुप्स को ही हमने क्या कहा, सेक्टर्स। तो हमने सेक्टर्स को भी डिफाइन कर लिया। ठीक, अब डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पर हम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इसमें 3 सेक्टर्स में हमने डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके अलावा भी और सेक्टर्स हैं लेकिन उसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। बट आपको यदि सेक्टर्स पूछे जाते हैं तो आपको प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पर ये 3, इसके बाद फिर किस तरीके से लॉ फॉलो किए जा रहे हैं, फिर उसके बाद ओनरशिप के बेसिस पर, वो सारे लिखना पड़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। ऐसी एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज करके की जाती हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज और उनके ग्रुप को प्राइमरी सेक्टर, है ना। सो एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, या कोई भी चीज का कल्टीवेशन हो सकता है, डेयरी हो सकती है, फिशिंग हो सकती है, फॉरेस्ट्री हो सकती है, ये सब प्राइमरी, इवन माइनिंग, ये भी प्राइमरी एक्टिविटी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। प्राइमरी से जो कुछ मिला, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू हमने कुछ नया बनाया, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी। जैसे कि वीविंग ऑफ क्लोथ्स, तो ये वीविंग मैन्युफैक्चरिंग है। स्पिनिंग यार्न, स्पिनिंग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग है ना। तो ये सब जो है ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएंगे। तो एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज कहते हैं। टर्शरी सेक्टर में कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं होते, सिर्फ क्या प्रोड्यूस होती हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो डिफाइन कैसे करें, दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, उनको क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उनको बेचने के लिए शॉप्स चाहिए, तो जितने भी शॉपकीपर्स हैं, यानी जो बाइंग एंड सेलिंग का काम हो रहा है, ये सब टर्शरी एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन है सेक्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा क्लासिफिकेशन हमने किस चीज के बेसिस पर किया, द वे पीपल आर एम्प्लॉयड। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या, जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं, वो होगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं तो लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, वो होगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कैसे करेंगे भाई इसको डिफाइन, इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब आप कोई जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है, आपका काम क्या है ना। तो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ठीक है, एंड देयरफॉर पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी निकाल दिया, है ना। So they are registered by the government and have to follow its rules and regulations which are given in various laws. ठीक, unorganized कैसे, it is characterized by small and scattered units that are largely outside the control of the government. There are rules and regulations, याद रखना, ऐसा नहीं होगा कि rules and regulations नहीं है। There are rules and regulations but these are not followed। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया on the basis of the way people are employed। अब आते हैं थर्ड, ओनरशिप के बेसिस पर।
पब्लिक एंड प्राइवेट सबसे सिंपल है, गवर्नमेंट ओन्ड है, गवर्नमेंट गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो पब्लिक होगा, जैसे कि रेलवेज एंड पोस्ट ऑफिसेज एटसेट्रा। और प्राइवेट सेक्टर मतलब जहां पर एक कोई इंडिविजुअल या कंपनी उसकी ओनर है तो वो क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर। चलिए अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई इज द प्राइमरी सेक्टर कॉल्ड प्राइमरी। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में भी आ सकता है आपको, है ना, ज्यादातर चांसेस वैसे इसके एमसीक्यू में आने के ही हैं, बट फिर भी हमने इसको थ्योरी में लिया है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों कहते हैं प्राइमरी को प्राइमरी, क्योंकि ये बाकी सारे सेक्टर्स के लिए, बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए बेस बना रहा है ना। सो दिस इज बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को क्या कहा जाता है, प्राइमरी कहा जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हाउ इज द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। हमें मालूम है, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि टर्शरी सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, इसलिए टर्शरी प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग है। लेकिन इतना सा लिखने पर हमको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लिखना कैसे है, मान लीजिए यही क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ गया तो अपन को कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए, तो आंसर कैसे लिखना है यहां ध्यान देंगे। वी कैन अंडरस्टैंड दिस ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, these are activities that help in the development of primary and secondary sector। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बन जाएगा कि ये ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी के डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, these activities by themselves do not produce a good but they are an aid or support for the production process। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी transported by trucks or trains and then sold in the wholesale or retail shops। So these activities generate services rather than goods। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, दिस इज हाउ द टर्शरी सेक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी, क्योंकि इसमें सिर्फ सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो कैसे लिखना है आंसर, इसको बहुत ध्यान से समझे और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो आर ग्रुप्ड इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज आर हाईली इंटरडिपेंडेंट। ये हम बात कर रहे हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, कि 3 डिफरेंट ग्रुप बनाए लेकिन दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो क्या हम इस बात से एग्री करते हैं, डू यू एग्री, यस। तो अपने आंसर को जस्टिफाई करें, तो कैसे लिखेंगे हम इसका आंसर, हमको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होगा। ठीक है, तो यस आई एग्री that economic activities though are grouped in 3 different categories are highly interdependent। We can understand this on the basis of the following example। क्या example, people working in industrial and service sector need food। ये हमने दिखा दिया कि सेकेंडरी और टर्शरी प्राइमरी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय द ट्रांसपोर्टर्स। यानी ये देखो टर्शरी सेक्टर की डिपेंडेंस, टर्शरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई बाकी सबकी, है ना। एंड लॉरीज रिफ्यूज टू टेक वेजिटेबल्स, मिल्क एटसेट्रा फ्रॉम रूरल एरियाज। यदि ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो प्राइमरी भी कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। सो फूड विल बिकम स्केयर इन अर्बन एरियाज वेयर एज फार्मर्स विल बी अनेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि तीनों सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी तीनों इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट वी यूज टू कंपेयर डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। कौन से क्राइटेरिया यूज करके हम कंपेयर करते हैं, 2 क्राइटेरिया यूज करते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर एंड हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग इन ईच सेक्टर। ठीक है, तो ये 2 क्राइटेरिया, कितना प्रोड्यूस किया और कितने लोग काम कर रहे हैं, इन दोनों चीजों के बेसिस पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट, इन सबको हम कंपेयर करते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक व्हेन वी ऐड द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कैलकुलेट द जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिकॉशन क्या रखना होता है, जीडीपी क्या होती है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमने इसको मर्ज कर दिया, 5 मार्क का क्वेश्चन बना लिया हमने इसको कि जीडीपी क्या होती है। सबसे पहले तो हमने बताया इट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये डिफाइन कैसे होता है, डेफिनेशन तो बहुत सिंपल है, जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ कंट्री में, चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो, 1 साल के अंदर जो भी प्रोड्यूस किया उसकी वैल्यू को ऐड कर दो। वैल्यू को ऐड करना होता है, ध्यान रखिएगा, नंबर नहीं। ठीक है,
तो वैल्यू को ऐड कर देंगे तो जीडीपी मिल जाएगा। लेकिन अब हमको थोड़ा सा लेंदी बनाना है, 5 मार्क के हिसाब से लिखना है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले बताया कि हर एक सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ वो निकालो, बाद में बोला कि उसको जोड़ दो, है ना। तो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर। फिर क्या करेंगे, एंड द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द डिफरेंट सेक्टर गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब हमने इसको सम अप कर दिया तीसरे पॉइंट में, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। सेक्टर्स की बात नहीं करी यहां पर, है ना। तो ये 3 पॉइंट तो हो गए जीडीपी के। अब बात करते हैं प्रिकॉशन क्या रखना है। तो प्रिकॉशन क्या रखना है भैया, हमेशा याद रखना फाइनल गुड्स एंड फाइनल सर्विसेज की वैल्यू ऐड करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऐड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी होती है। इसको आप एग्जांपल से समझा सकते हैं, बिस्किट का एग्जांपल दिया हुआ आपकी बुक में, है ना। तो नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड्स दैट आर यूज्ड इन मेकिंग द फाइनल गुड। सर्विस पर भी इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको। ठीक, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ये एक नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है अभी इस बार सीबीएसई के जो बुक्स जो नई आई है एनसीईआरटी की, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जीवीए। अब गवर्नमेंट जीडीपी की जगह जीवीए यूज कर रही है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका यूज करना स्टार्ट किया है। अब ये होता क्या है, पहले तो हमने बता दिया कि भैया रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसका यूज करना स्टार्ट किया है ना। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीवीए मेजर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आफ्टर एडजस्टिंग फॉर टैक्सेस एंड सब्सिडीज। मतलब कि जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है उसमें जो टैक्सेस पे किए हैं लोगों ने वो भी तो प्रोड्यूस हुआ ना, गवर्नमेंट को मिल रहा है, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है ये रिमूव कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू बचती है वो होती है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है, याद रखना है, इसके भी आने के चांसेस हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर हमने एक ही क्वेश्चन को कई टाइप से लिखा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज किए हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम में भी हो सकता है मैं जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन उससे थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में हो, लेकिन आंसर्स यही आएंगे। ठीक है ना। तो पहला क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ट्रांजिशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज। मतलब कि जब कंट्रीज डेवलप हो रही थी तो कैसे सेक्टर्स का जो चेंज है वो आया। 2 चीजों में चेंज देखेंगे हम, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अभी हमने देखा था इन्हीं चीजों के बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए हम इसका आंसर लिखेंगे, इंडिया के लिए या इंडिया के ऊपर इसका आंसर अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए है, तो डेवलप्ड कंट्रीज हो या दुनिया की कोई भी कंट्री हो, इनिशियली तो प्राइमरी सेक्टर दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट रहा है, प्रोडक्शन में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी, तो वही हुआ। जनरली इट हैज बीन नोटेड from the histories of many now developed countries that at initial stage of development the primary sector was the most important sector of the economic activity. ठीक, अब कैसे हुआ, धीरे धीरे इसमें और प्रोडक्शन बढ़ रहा था। At this stage most of the goods produced were natural products from the primary sector and most people were also employed in this sector. ठीक है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है नई एक्टिविटीज और ऐड हो रही है, लेकिन सब में नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही यूज हो रहा है। ठीक, फिर लेकिन धीरे धीरे चेंज आया, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में चेंज क्या आया कि स्पेशली बिकॉज न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वर इंट्रोड्यूस्ड, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो अब चेंज क्या आ गया, फिर से हम देखेंगे प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में, है ना। सो दोस people who had earlier worked on farms now begin to work in the factories in large numbers. The secondary sector gradually became the most important in total production and employment. ठीक, और past 100 years में हमें दिख रहा है कि tertiary sector developed हो गया है ना। तो in the past 100 years there has been a further shift from the secondary to tertiary sector in developed countries. The service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. तो चेंज दिखा हमको कि सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड कहां पर हैं,
टर्शरी सेक्टर में। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां हो रहा है? टर्शरी सेक्टर में। लेकिन कहां पर? डेवलप्ड कंट्रीज में। इंडिया में ये चीज अप्लाई नहीं होगी, इंडिया की कंडीशन तो यूनिक है ना। तो उसी पर हमारा अगला क्वेश्चन आएगा, व्हाई इज द टर्शरी सेक्टर बिकमिंग सो इंपॉर्टेंट इन इंडिया? क्योंकि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा टर्शरी में हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा प्राइमरी में है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको समझना कि टर्शरी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है। तो कई सारे इसके रीजंस हैं, उनको हम यहां समझने की कोशिश करेंगे। 5 पॉइंट्स बनाए, 5 मार्क्स के हिसाब से हमने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया, ठीक है। तो देयर शुड बी सेवरल रीजंस, सम ऑफ देम आर, पहला क्या है, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज, जिनको हम बेसिक सर्विसेज कहते हैं। कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है? हॉस्पिटल्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज की, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एंड मल्टीपल, है ना। तो इन सब बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया है, यहां पर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। इसीलिए ये चूंकि सब सर्विसेज है ना, और ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, इसलिए टर्शरी सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। ये हमारा पहला पॉइंट हुआ, जिसको हमने 2 पॉइंट में लिखा है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या जाता है, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। जितना ज्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी डेवलप होगा, उतनी ज्यादा सर्विसेज की डिमांड होगी, है ना। तो टर्शरी सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि इनमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। प्राइमरी में भी हम देखेंगे प्रोडक्शन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सेकेंडरी में भी प्रोडक्शन पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है, परसेंटेज के टर्म्स में भले वो हमें कम दिख रहा है ना। तीसरी चीज क्या, ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, द ग्रेटर वुड बी द डिमांड फॉर सच सर्विसेज, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हमने 2 में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी डिमांड्स बढ़ रही है, नई नई सर्विसेज की वो डिमांड कर रहे हैं, है ना। तो एज इनकम लेवल राइज, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, है ना। ऐसी कई सारी एक्टिविटीज की डिमांड करते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा है। जब इनकम नहीं थी तो ये सब डिमांड नहीं थी, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या आएगा, ओवर द पास्ट डिकेड और सो सर्टेन न्यू सर्विसेज, कौन सी न्यू सर्विसेज आई है, सच एज दोज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर के डेवलप होने से और इंटरनेट के डेवलप होने से कई सारी नई सर्विसेज डेवलप हो गई हैं, इसके पहले ये सारी सर्विसेज नहीं थी। तो इन सारे रीजंस के कारण हम ये देख रहे हैं कि टर्शरी सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इंडिया में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी भी कौन है, प्राइमरी सबसे आगे, है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा उसी पे है, हाउ डज द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया व्हाइल द टर्शरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर इन द जीडीपी, ठीक है। तो कैसे है अभी भी ये सबसे आगे एम्प्लॉयमेंट के मामले में, इस पर चर्चा करते हैं अपन। प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया बिकॉज सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में जॉब्स क्रिएट नहीं हुए, है ना। तो पहला पॉइंट, नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। अब दोनों में प्रोडक्शन बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा, ये प्रूव करना होगा, सिर्फ इतना लिखने से नहीं चलेगा। तो हमारे अगले 2 पॉइंट इसी को प्रूव करने के लिए। कैसे प्रूव करेंगे, इंडस्ट्रियल आउटपुट की बात करी हमने कि इंडस्ट्रियल आउटपुट या जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की हम बात कर रहे हैं, ये कितना टाइम्स बढ़ा, 9 टाइम्स इंप्रूव हुआ। लेकिन यदि हम बात करें एम्प्लॉयमेंट की इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो सिर्फ कितना बढ़ा है, 3 टाइम्स बढ़ा है। प्रोडक्शन 9 टाइम्स और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली हम टर्शरी सेक्टर में देख सकते हैं, प्रोडक्शन 14 टाइम्स बढ़ा है, जबकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ा है। तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि क्यों प्राइमरी सेक्टर अभी भी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, ठीक है ना। क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी में इनफ जॉब्स क्रिएट नहीं हुए, ठीक है। क्लियर है ये चीज। तो इसको हमने कंक्लूड किया, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर, मेनली इन एग्रीकल्चर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीबीए। 1/6 यानी लगभग 16% के आसपास प्रोड्यूस कर रहे हैं प्राइमरी से, है ना। इसके अपोजिट, इन कंट्रास्ट टू दिस, the secondary and tertiary sector produces the rest of the produce, whereas they employ less than half the people. मतलब 50% से कम लोग काम कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्शरी में, लेकिन ज्यादातर जो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है वो सेकेंडरी और टर्शरी से ही प्रोड्यूस हो रही है,
है ना। तो इसी के बेसिस पर हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी में इतना सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन इतना कम क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो ये होता क्या है? इसको डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं? एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझाना है, ठीक है। तो क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट? व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, जितना उनकी क्षमता है उससे कम काम कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे हम? अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कैसा है? हिडन है, ठीक है। किस चीज के कंपैरिजन में? जो विजिबल होता है ना, बिल्कुल कि क्लियरली दिख रहा है ये पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। तो चूंकि अनएम्प्लॉयड क्लियरली नहीं दिख रहा है, इसमें पर्सन इज अपीयर टू बी वर्किंग, इसीलिए इसको हमने क्या कहा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। और चूंकि हिडन है इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों कहते हैं? हमारे सेकंड पॉइंट का आंसर हो गया, ठीक। अब एक्सप्लेन करना है, तो लक्ष्मी का एग्जांपल लिया। लक्ष्मी ओन्स अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड, ठीक है, मतलब साल में एक ही फसल उगा पाएगी। लैंड डिपेंड्स ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है। अब ज्वार और बाजरा, अरहर, ऐसी फसल ही ये प्रोड्यूस कर पाएगी। अब इसकी फैमिली में है 5 लोग। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली वर्क इन दिस प्लॉट थ्रू आउट द ईयर, दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क। अब चूंकि काम इतने लोगों की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी सब लोग वहीं काम कर रहे हैं, एवरीवन इज वर्किंग, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर रहा, उनका जो लेबर एफर्ट है ना, वो डिवाइड हो गया। तो हर एक व्यक्ति काम कर रहा है लेकिन अपने क्षमता से कम काम कर रहा है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडर एम्प्लॉयमेंट को समझा सकते हैं, ठीक है। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें इंडिया में। तो बहुत सारे तरीके हैं जो हमको एनसीईआरटी की बुक में भी मिलेंगे, हम खुद भी सोच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, इस पर फोकस करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं यदि 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो what measures can be taken? The following measures can be used to create more employment in India. क्या है? सबसे पहला, गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक कैन प्रोवाइड अ लोन। किस चीज के लिए? टू कंस्ट्रक्ट अ वेल। यदि कंस्ट्रक्ट किया एक वेल तो फार्मर्स क्या करेंगे? अब जैसे लक्ष्मी का एग्जांपल लिया था कि अनइरिगेटेड लैंड है, अब उसको इरिगेशन मिल जाएगा तो वो एक ही जगह 2 फसल प्रोड्यूस कर पाएगी, है ना। तो फार्मर्स विल देन बी एबल टू इरिगेट देयर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप wheat during the rabi season, employment बढ़ गया, ठीक है। Now suppose a new dam is constructed, अभी तो ये सिर्फ एक व्यक्ति को वेल मिला, पूरे गांव को एक डैम बन गया, आसपास के कई सारे गांव को पानी मिलने लगा, तो सोचो कितना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो ये 2 हो गए, या तो गवर्नमेंट या बैंक पैसा दे वेल कंस्ट्रक्ट करने के लिए, या गवर्नमेंट डैम बना दे और आसपास के सारे लोगों को इरिगेशन के लिए पानी दे दे, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब पानी मिल गया, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, उसको बेचना भी है ना। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, स्टोर हाउसेस भी बनाने होंगे क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, उसको स्टोर नहीं करेंगे वो खराब हो जाएगा, या फिर फार्मर को तुरंत उसको बेचना पड़ेगा तो वो सस्ते में बेचना पड़ेगा उसको, क्योंकि हार्वेस्टिंग के टाइम पर क्रॉप्स की जो वैल्यू होती है वो कम होती है ना। तो गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक बेटर रूरल रोड्स, सो मिनी ट्रक्स रीच एवरीवेयर। अब ऐसे में क्या होगा? सेवरल फार्मर्स हु नाउ हैव एक्सेस टू वाटर कैन कंटिन्यू टू ग्रो एंड सेल देयर क्रॉप्स। बिना ट्रांसपोर्टेशन के ये जो सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें एक साथ करनी होंगी गवर्नमेंट को, तभी हम डेवलप हो पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। और क्या कर सकते हैं? टू कल्टीवेट द लैंड फार्मर्स नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, पंप सेट्स टू ड्रॉ वाटर। अब पुअर फार्मर तो ये सब अफोर्ड कर नहीं सकता, तो क्या करें? लोकल बैंक हैज टू गिव देम लोन एट चीप रेट। ध्यान रखना यहां पर चीप इंटरेस्ट रेट या रीजनेबल इंटरेस्ट रेट लिखना बहुत जरूरी है, क्लियर है। यदि ये इनको टाइम पर मिल जाता है तो ये सारी चीजें खरीदेंगे और सही टाइम पर प्रोडक्शन कर पाएंगे, सरप्लस प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक। एक और तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को टैकल करने का? प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन सेमी रूरल
एरियाज वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल में बी एम्प्लॉयड। सेमी रूरल एरियाज मतलब जो शहरों से जुड़े हुए पास में हैं, वहां पर इंडस्ट्री सेटअप करें। जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया हमने पल्सेस का। मान लीजिए ये पल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं कहीं पर किसी गांव में लोग, और वहां पर एक दाल मिल खुल जाए जो इन पल्सेस को प्रोसेस करे और फिर इनको पैकेजिंग करके अर्बन एरियाज में बेचे, तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक कोल्ड स्टोरेज ओपन कर दिया जाए। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज ओपन करने से क्या होगा, फार्मर्स को स्टोर करने के लिए जगह मिल गई, जैसे कि पोटैटोज एंड अनियन, तो इनको तुरंत नहीं बेचने पड़ेंगे, और जब सही दाम होगा तब बेचेंगे तो इनकी इनकम बढ़ेगी। ठीक है, और क्या किया जा सकता है, फॉरेस्ट के पास जो विलेजेस है वहां हनी कलेक्शन सेंटर स्टैब्लिश किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, हनी कलेक्शन होगा, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। ठीक, इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज दैट प्रोसेस वेजिटेबल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, राइस, व्हीट, टोमेटोज एंड फ्रूट्स, जैम वगैरह बनाने के लिए। जब ये इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहलाती है ये सेटअप होगी, तो रूरल एरियाज और सेमी रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ अर्बन एरियाज में ही हो, ये रूरल एरियाज एंड सेमी रूरल एरियाज में भी स्टैब्लिश की जा सकती। ठीक है, इसके अलावा 60% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो 5 to 29 ईयर्स की एज में आती है। ये रीसेंट डेटा जो हमारे पास एनसीईआरटी में अवेलेबल है उसकी बात कर रहे हैं। और इसमें भी ये 5 to 29 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है 60%, इसमें से 51% जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं लेकिन वो अभी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अटेंड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है। अब फैसिलिटी मतलब बिल्डिंग चाहिए, टीचर्स चाहिए, अदर स्टाफ चाहिए। तो यदि हम सिर्फ एजुकेशन की बात करें तो लगभग 20 लाख जॉब्स जो है वो एजुकेशन में ही क्रिएट किए जा सकते हैं, है ना। तो यहां भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। फिर टूरिज्म है, मेडिकल है, मेडिकल में भी देखें ज्यादा डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेस चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, तो कई सारे जॉब्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स के फॉर्म में या मेडिसिन की फील्ड में क्रिएट किए जा सकते हैं। और टूरिज्म में भी किए जा सकते हैं, लगभग 35 लाख जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं टूरिज्म में, क्योंकि हर एक ऐसी स्टेट जो है ना, हर एक स्टेट जो है ना उसके पास ये पोटेंशियल है कि वो टूरिज्म को डेवलप कर सके। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों के थ्रू बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। लेकिन ये सारे जो चीजें हैं ना इसमें टाइम लगेगा, एकदम से एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा। तो अचानक से एकदम से हम चाह रहे हैं कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो उसके लिए गवर्नमेंट को लॉ बनाना पड़ेगा। उसी पर हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक मनरेगा 2005 इज रेफर्ड टू एज राइट टू वर्क। क्यों कहते हैं, क्योंकि राइट दिया है ना, काम करने का अधिकार दिया है कि 100 डेज का वर्क तो आपको देंगे ही देंगे, है ना। इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मनरेगा के बारे में क्या लिखना है, जब ये बोले कि इसको राइट टू वर्क क्यों कह रहे हैं, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज हमने क्या बताई, गवर्नमेंट ने इसको कहां इंप्लीमेंट किया है, 625 डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया है। और ये 2005 में ये एक्ट आया था। धीरे धीरे शुरुआत में इंप्लीमेंट किया, फिर बढ़ाते चलेगा इसका दायरा, है ना। ठीक है, तो ये जो 2005 में जो ये एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, इसमें 100 दिन के काम की गारंटी दे रही है गवर्नमेंट, इसलिए इसको हम राइट टू वर्क कह रहे हैं। कैसे, यदि ये 100 दिन का काम नहीं दे पा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, राइट टू वर्क। ठीक है, तो लेकिन इसमें काम कैसा मिलेगा, द टाइप ऑफ वर्क दैट वुड इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। ठीक है ना, ये इसकी खास बात है। ठीक, अब ये हो गया हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर, यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन। फिर आते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। यहां से मेन क्वेश्चन क्या बनेगा, कंपैरिजन का। बहुत सिंपल है कंपैरिजन करना, इनके लिए आप टेबल बना के भी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने किया आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं। इट कवर्स दोज एंटरप्राइजेस और प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। ठीक है, अब जब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होंगी तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगा, मतलब कि एश्योर्ड वर्क होगा। और क्या होता है यहां पर, ये जो भी प्लेसेस ऑफ वर्क या एंटरप्राइजेस हैं, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हमने यहां लिए, ग्रेच्युटी एक्ट,
मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं और ये इन सभी को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। और क्या क्या है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में देखते हैं। इट हैज सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, सम ऑफ दीज पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाय एनीवन, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है ना, बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक। फिर और क्या क्या इनके एडवांटेजेस हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, ठीक है। वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, they are expected to work only a fixed number of hours. If they work more, they have to be paid overtime by the employer. They get paid leaves, payment during holidays, provident fund, gratuity, etc. They are supposed to get medical benefits, and under the laws, the factory managers has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. ठीक है। और when they retire, these workers get pensions as well. Although ये सब जगह नहीं हो रहा है क्योंकि ज्यादातर लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या है, उसका सारी चीजें अपोजिट हो जाएंगी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स, ठीक है, जो लार्जली गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हैं, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट दीज आर नॉट फॉलोड। जॉब्स हियर आर लो पेड एंड ऑफन नॉट रेगुलर, कभी भी निकाल सकते हैं। देयर इज नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, पेड लीव्स, हॉलीडेज, लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर, पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव विदाउट एनी रीजन, है ना। ऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होगा, रीजन बताना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, है ना। When there is less work, such as during some seasons, some people may be asked to leave. A lot also depend on the whims of the employer. उसकी मर्जी, ठीक है ना। This sector include a large number of people who are employed on their own, doing small jobs such as selling on the street or doing repair work. ये सबसे ज्यादा लोग इसमें employed हैं, ठीक है। Similarly, farmers, ये भी self employed हैं, ये भी किसके डिग्री में आएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड। एंड हायर्ड लेबर, ये सब किस में आएंगे, अनऑर्गेनाइज्ड की कैटेगरी में आएंगे, ठीक। तो सबसे ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड में। तो यहां पर डेफिनेटली सपोर्ट और प्रोटेक्शन चाहिए। तो क्वेश्चन क्यों, तो जो चीजें अभी हमने पढ़ी, जो ड्रॉबैक्स इस सेक्टर के हमने पढ़े, वही सारे रीजंस हैं जिनके कारण हम कहते हैं कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्कर्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है, ठीक है। अब इसको लिखें कैसे, ठीक है ना। अब अपन देखिए फोकस कर रहे हैं राइटिंग स्किल्स पर बहुत ज्यादा, है ना। तो वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नीड प्रोटेक्शन बिकॉज, क्या क्या रीजंस हैं, जो सारे ड्रॉबैक हैं वो सब आएंगे, लेकिन अपन को और थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा अब यहाँ पर, है ना। द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफर्स जॉब्स दैट आर द मोस्ट साउट आफ्टर, सबसे ज्यादा ऐसी मतलब जो हम चाहते हैं ना ये जॉब करना, वो हमको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ही मिलेंगी। लेकिन वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, बहुत स्लो है, बहुत धीरे धीरे जॉब्स आ रही हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज में ज्यादातर लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता है। दूसरी चीज क्या, इट इज ऑल्सो कॉमन टू फाइंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटरप्राइजेज इनटू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऐसा क्यों करते हैं ये लोग, क्योंकि ये टैक्सेस बचाना चाहते हैं, है ना। तो एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जॉब्स, क्योंकि ऐसी एंटरप्राइजेज जिनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए था वो टैक्स बचाने के चक्कर में अपने आप को अनऑर्गेनाइज्ड बना लेती हैं, ठीक है। फिर दे आर ऑफन एक्सप्लॉइटेड। अब एक्सप्लॉइटेड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, नॉट पेड फेयर वेजेस, देयर अर्निंग्स आर लो एंड नॉट रेगुलर, दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स, ठीक है ना। तो हमने वो सारे पॉइंट्स जो अनऑर्गेनाइज के थे वो इसमें लिख दिए इतने छोटे से में, हम चाहें तो इसको पूरा एक्सपैंड करके लिख सकते हैं कि क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। 1990s यानी कि जब हमारे यहां लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, इट इज कॉमन टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब्स इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। दीज वर्कर्स आल्सो फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। यहां पर लो अर्निंग है, हेंस बिसाइड्स द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज आल्सो अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है।
तो कैसे आंसर लिखना है हम समझे। ठीक, अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, व्हाई आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नेसेसरी। ठीक है, इसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को क्यों खर्चा करना पड़ता है, बहुत लार्ज अमाउंट खर्चा करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्यों खर्चा करती है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर नेसेसरी बिकॉज there are several things needed by the society as a whole, but that the private sector will not provide at a reasonable cost. प्राइवेट सेक्टर या तो प्रोवाइड कर ही नहीं पाएगा, और करेगा तो रीजनेबल कॉस्ट पर नहीं करेगा, महंगा देगा। इसीलिए हमको प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत है, मतलब गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी which is beyond the capacity of private sector, यानी यहां पर वो कर ही नहीं पाएगा। Also collecting money from thousands of people who use these facilities is not easy, although आज के टाइम में ये वाला पॉइंट वैलिड नहीं है, बट एनसीईआरटी में दिया है तो हमने इसको यहां पर लिया हुआ है। ठीक है, even if they do provide these things they would charge a high rate for their use, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, bridges, railways, harbors, generating electricity, providing irrigation through dams, etc. ये सब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं कि जनरली प्राइवेट कंपनीज नहीं कर पाती, ऑल्दो आज इंडिया में प्राइवेट कंपनीज भी ये कई सारे काम कर रही हैं। Thus government have to undertake such heavy spending and ensure that these facilities are available for everyone. ठीक, और क्या? There are some activities that the government has to support. कौन कौन सी एक्टिविटीज, जरा इस पर फोकस करते हैं। द प्राइवेट सेक्टर में नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेज इट। कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन may push up the cost of production of goods in many industries। मतलब जिस कॉस्ट पर गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही है या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रॉफिट के साथ बेचेगा। यदि वो ऐसा करेगा तो कई सारी इंडस्ट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पर, यानी सपोर्ट कर दिया सब्सिडी देके। ठीक है, गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर है उससे उसी रेट पर खरीद लेगा या उसके प्रॉफिट के साथ उस रेट पर खरीद लेगा और लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर प्रोवाइड करती है। तो मेनी यूनिट्स, स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स, माइट हैव टू शट डाउन। द गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग and supplying electricity at the rate that these industries can afford. The government has to bear part of the cost, जिसको हम सब्सिडी कहते हैं। सिमिलरली हम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस का यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एग्जांपल ले लेते हैं। द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस। ठीक है, मतलब कि जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है और प्रॉफिट है वो मिलाकर जो प्राइस है वो है इनके लिए प्राइस, उस पर खरीदेगी। ठीक है, दिस इट स्टोर इन इट्स गोडाउन्स एंड सेल एट अ लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स, खासतौर से जो पुअर्स होते हैं राशन शॉप्स के थ्रू, है ना। सो गवर्नमेंट हैज टू बेयर सम ऑफ द कॉस्ट। इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर एंड द कंज्यूमर। ठीक है, तीसरी चीज, there are a large number of activities that are the primary responsibility of the government। गवर्नमेंट को इस पर खर्चा करना ही होता है, जैसे प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है ना, पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन जो बच्चों की है, जो जिसमें पढ़ना लिखना सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को फोकस करना होता है, गवर्नमेंट कर रही है ना। India's size of illiterate population is one of the largest in the world. Similarly, we know that nearly half of India's children are malnutrition, malnourished, and a quarter of them are critically ill. तो ये सारी चीजों पर फोकस करना होगा, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी ओडिशा में 36, मध्य प्रदेश में हायर देन सम ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट, है ना, 43 है ना। इन सब चीजों पर फोकस करना होगा, गवर्नमेंट को अटेंशन पे करना होगा इन सारी चीजों के डेवलपमेंट पर। ठीक है ना, तो ये सारे पॉइंट्स हम लिख सकते हैं कि क्यों गवर्नमेंट को स्पेंड करना होता है। ठीक, तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम आपको इसके एमसीक्यू के बारे में भी बताएंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, किस टाइप के एमसीक्यू आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।
आगे के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।